ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, हमारा तीसरा मेथड है मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं इसे, ठीक है। या फिर आप इसको उत्पाद विधि मतलब प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ओके, मूल्य वृद्धि विधि मतलब आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, इसको इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे। एंड वैल्यू एडेड मेथड को हम कंप्लीट सीख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। एंड इससे पहले मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया हूँ, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो भी देख लेना अगर नहीं देखा तो, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है, मूल्य वृद्धि विधि ये है क्या और इससे हम कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको पहले हम समझते हैं। तो देखो, आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, नाम में देखो, आप दिख रहा होगा आपको, नाम में क्या है, वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड जो है आपका, इसी से आपको पता चल रहा है कि हमें वैल्यू ऐड करनी है। कैसे, देखो, मान के चलो आप कि मैं किसान लेता हूँ, ठीक है। किसान क्या करता है, गेहूं उगाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं आपका। उसके बाद ये जो है, किसान से जो है, किसान भेज देता है गेहूं को, कहाँ, फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री मतलब वही जो बनाता है, ठीक है, फार्म में भेज देता है। तो इसने बेच दिया गेहूं फैक्ट्री को, फार्म को, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने बना दिया आटा। ओके, इसने आटा बनाया, है ना। आटे के कट्टे, आटे के बनाते हैं ना कट्टे। तो फार्म ने क्या करा, आटा बना दिया इससे, गेहूं से, है ना। और फिर इसने क्या करा, फार्म ने किसको बेच दिया, दुकानदार को। डिस्ट्रीब्यूटर से कहा चला गया, दुकानदार के पास। ओके, और दुकानदार से आपको पता है कि कौन लेता है, उपभोक्ता। इतना तो बात क्लियर है ना। ये चला गया हमारा उपभोक्ता के पास। ओके, तो देखो, गेहूं मान के चलो आप, किसान ने गेहूं बेचा 5 रुपए किलो, ठीक है। 5 रुपए का गेहूं बेचा, 5 रुपए किलो। और फैक्ट्री में, फार्म में आटा बना, ठीक है। आटे की बोरी बिकी, मान के चलो 30 रुपए किलो। ओके, उसके बाद दुकानदार के पास गया 30 रुपए में। अब दुकानदार ने उपभोक्ता को बेचा कितने में, 35 रुपए किलो मान लो। तो आटा उपभोक्ता के पास कितना आया, 35 रुपए का आया ना। उपभोक्ता ने कितने का खरीदा, 35 रुपए का। ओके, तो पहला मेथड तो हम पढ़ रहे थे, जो एक्सपेंडिचर मेथड था हमारा, ठीक है। इसको हम अंतिम उत्पाद विधि बोलते हैं, अंतिम उत्पाद, ठीक है। अंतिम उत्पाद जो हमारा बना है वो है 35 रुपए का, ठीक है। मतलब आपका अंतिम उपभोग विधि, अंतिम व्यय से बोल दो, ठीक है। अंतिम व्यय कितना, खर्च कितना कर रहा है उपभोक्ता, 35 रुपए। ओके, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करते थे, एक्सपेंडिचर मेथड से हम सभी का फाइनल कंजम्पशन जोड़ देते थे, फाइनल एक्सपेंडिचर जोड़ देते थे, ठीक है। आपका चाहे वो उपभोक्ता करे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र करे, या फिर आपका फार्म जो है पूंजीगत वस्तु इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो आपका खर्च करता है वो करे, या फिर आपका एक्सपोर्ट चला जाता है। तो वो सारा हमारा जितना भी फाइनल गुड्स का वैल्यू होता था, ठीक है, अंतिम वस्तु का वैल्यू कितना हुआ, 35 रुपए। तो वो 35 रुपए होता था, उससे हम जोड़ जाड़ के नेशनल इनकम निकाल लेते थे। वो तो हमारा पहला मेथड था। दूसरा देखो, अगर मैं देखना चाहूँ मूल्य वृद्धि विधि क्या है, मूल्य वृद्धि विधि है, यहाँ पे देखो, मतलब वैल्यू कितनी ऐड होते जा रही है। आप देखो, गेहूं ये किसान ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 5 रुपए किलो, है ना। तो 5 रुपए ऐड हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ मूल्य वृद्धि। उसके बाद आप देखोगे तो फैक्ट्री में आटा बना, आटा कितने का बिका, 30 रुपए का बिका ना। इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, देखो 5 रुपए तो इसने ऐड कर रखा था, इसने 25 रुपए ऐड करा वैल्यू अपनी, है ना। इसने 25 रुपए ऐड करके 30 रुपए में बेचा। ओके, फिर दुकानदार के पास आया, दुकानदार के पास आया 35 रुपए। तो 30 रुपए तो पहले से वैल्यू ऐड थी। अब देखो, इसने कितना अपना वैल्यू ऐड करा, दुकानदार ने कितना अपना फायदा देखा, 5 रुपए का। तो 5 रुपए इसका ऐड हो गया, है ना। अगर मैं इसका टोटल करूं, कितना हुआ मेरा, 25 और 5 30 और 5 35। आप देख रहे हो, मूल्य वृद्धि विधि से ही मेरा 35 ही आया, है ना। मतलब जितना जितना वैल्यू ऐड होते गया, अगर हम उसको जोड़ दें, और ऐसे सभी वस्तुओं का जितना ही वैल्यू ऐड होता है, हम सारे स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसको जोड़ते जाए, तो क्या है, हम उससे नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए हम इसको क्या, मूल्य वृद्धि विधि से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। व्यय विधि से भी निकाल सकते हैं, जो अंतिम वस्तु पे जो खर्च होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद आपका है मूल्य वृद्धि विधि, जिसमें हमें जहां हर स्टेज पे जितने वैल्यू ऐड होगी उसको हम जोड़ देंगे, तो उससे भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है, ठीक है। तो मैंने यहीं पे देखो एक लाइन लिखा हूं यहाँ पे, इस विधि में हम कुल उत्पादन, ठीक है, टोटल जितना भी उत्पादन हुआ है उसको नहीं जोड़ते, बल्कि हर उत्पादन चरण में जो नया मूल्य जुड़ता है, यहाँ पे देखो,
कुल उत्पादन हुआ यहाँ पे 30, यहाँ पे 5, यहाँ पे 35, ये नहीं जोड़ रहे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो हर चरण में जितना जितना आपका वैल्यू ऐड हो रहा है, 5 रुपये, 25 रुपये और 5 रुपये यहाँ पे ऐड हुआ, उसको हम जोड़ते हैं, बल्कि हर उत्पादन चरण में जो नया मूल्य जुड़ता है उसे गिनते हैं। ठीक है, इससे दोहरी गणना की समस्या नहीं होती। अगर हम मान के चलो मैं यहाँ पे इसका 5 रुपये जोड़ रहा हूँ, इसका 30 रुपये जोड़ रहा हूँ, तो ये 5 रुपये तो इसके अंदर ऐड है ना पहले से ही, तो मैं क्या इसको दोबारा नहीं जोड़ रहा 5 रुपये, ऐसे ही मैं यहाँ पे फिर 35 रुपये जोड़ रहा हूँ, तो 35 रुपये आप कैसे जोड़ रहे हो, इसका भी 5 रुपये ऐड कर रहे हो, है ना, इसका 30 रुपये ऐड कर दे रहे हो, तो ये आप डबल काउंटिंग कर ले रहे हो। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि यूज करते हैं, मूल्य वृद्धि विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी जितना जितना वैल्यू ऐड होता है आपका उतना हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी को समझना है हमको। और सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, एंड मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिया होगा हर स्टेज पे किसान ने कितना अपना वैल्यू ऐड करा, फैक्ट्री ने कितना ऐड करा, दुकानदार ने कितना ऐड करा, या फिर कोई भी एग्जांपल हो जिसमें आपका मूल्य वृद्धि, मतलब आपको हर स्टेज पे बताएगा नहीं कि कितना कितना वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है फिर इससे नेशनल इनकम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप है जिससे आप यहाँ पे नेशनल इनकम निकालोगे। कैसे, सबसे पहला आपका स्टेप 1 है, आपको निकाल लेनी है सेल्स। ठीक है, आपको टोटल सेल्स निकालने कितना बिका है आपका माल। ओके, टोटल सेल्स आप निकाल लोगे, बाई चांस मान लो कि जितना भी माल एक साल के अंदर बिका है, अगर मैं उस जितना भी सेल हुआ है, ठीक है, टोटल सेल, चाहे आप इसने जितना सेल करा 5 रुपये, इसने जितना सेल करा 30 रुपये, इसने जितना सेल करा 35 रुपये, तो अगर हम टोटल सेल निकाल ले हर स्टेज पे कितना कितना सेल हुआ पहले तो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टोटल सेल, आप लिखोगे कितना आउटपुट सोल्ड हुआ है, कितना माल बिका है, ठीक है, मल्टीप्लाई में उसका कितना प्राइस था, प्राइस पर यूनिट। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो आप सेल्स। अगर आपको बाई चांस ये ना दिया हो क्वेश्चन में आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हो, तो आप क्या करोगे, दूसरा तरीका है निकालने का, क्वेश्चन में आपको दे देगा यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स, मतलब घरेलू देश के अंदर कितना सेल्स हुआ, प्लस कर दोगे आप एक्सपोर्ट, विदेश में कितना आपने सेल करा। ठीक है, तो ये आप जोड़ दोगे तो इससे भी आपका टोटल सेल निकल आएगा। ठीक है, पहला काम है हमारा सेल्स निकालना। क्यों सेल्स निकालना है, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे जब हम सेल्स निकाल लेते हैं कितना कितना अपना मतलब माल बिका है, हमें देखो हर वैल्यू स्टेज पे तो बोलेगा नहीं वो कि कितना इसने मूल्य वृद्धि करी, इसने कितने का बेचा, इसने कितने का बेचा, इसने कितने का बेचा, वो टोटल आप जब सेल्स निकाल लेते हो, इसने जितने का ही बेचा, इसने जितने का भी, हम सबका सेल्स निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ओके, नेशनल इनकम के लिए हमने सबका सेल्स निकाल लिया। ओके, उसके बाद आपका होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हो। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्पादन का मूल्य। ठीक है, उत्पादन का मूल्य। अब देखो जितना भी उत्पादन हुआ देश में, ठीक है, एक साल के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, हम सभी जो है उसका मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, जितना भी उत्पादन हो, चाहे वो सेल्स करके हुआ हो, चाहे वो कुछ आपका माल बच भी जाता है, फैक्ट्री के अंदर कुछ माल बच भी जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं सारा बिक ही जाता है, कुछ माल बच जाता है, उसको भी हम जोड़ दे, वो भी तो उत्पादन हुआ है ना उस साल के अंदर, तो उसका ही वैल्यू हम जोड़ दे। प्लस में कुछ होते हैं जो अपने कंजम्पशन के लिए, मतलब कुछ चीज़ें बनाते हैं फर्म में, तो वो अपने यूज़ के लिए भी ले लेते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, जो हम सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको भी अगर हम जोड़ दें, वो भी तो उत्पादन हुआ है, उसका भी वैल्यू जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सेल्स जोड़ दोगे आप, जितना भी सेल्स हुआ है, चाहे एक्सपोर्ट करके हुआ है, चाहे आपका देश के अंदर हुआ है, ठीक है, वो आप सेल्स निकाल लोगे। प्लस में आपका कुछ माल बच जाता है फैक्ट्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज के लिए मैंने ट्रायंगल लगा दिया, इसको चेंज कर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेल्स जोड़ दोगे, कुछ माल बच गया आपका, तो चेंज इन स्टॉक जोड़ दोगे। प्लस में कुछ आप क्या, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, मतलब कुछ होते हैं फैक्ट्री में या फार्म में, वो अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं चीजें। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, वो भी तो उत्पादन हुआ है ना, लेकिन उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो गया, तो वो भी आपका प्रोडक्शन हुआ, इसलिए उसका भी कुछ मूल्य होगा। तो हम टोटल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देश के अंदर जितना भी वस्तु का एक साल के अंदर बना है, उसका आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे, उत्पादन का मूल्य निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो चाहे गेहूं ही बना है आपका, ये भी तो बना है ना, गेहूं बना है तो इसका 5 रुपये वैल्यू है, ये भी आप निकाल लोगे, ये भी जोड़ दोगे। आटा भी बना है, ये भी 30 रुपये जोड़ दोगे, यही 35 रुपये जोड़ दोगे। लेकिन आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि अगर आप सबको जोड़ते जाओगे तो इसमें आपकी डबल काउंटिंग होगी, ये इसमें ऐड है पहले से, है ना, तो आपको क्या करना होगा ना, आपने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकाल लिया, कितना आपका वैल्यू बना है। ठीक है, जो भी चीज बनी है हमने सबका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया सेल्स से। प्लस में चेंज इन स्टॉक, कुछ माल बच जाता है, कुछ आपने अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, स्टेप 3 में आप क्या करोगे,
स्टेप 3 में हमें बीच के जो भी खर्चे हुए, ठीक है, मान के चलो किसान ने यहाँ पे 5 रुपए का इसका हुआ, इसने 5 रुपए का बेचा, लेकिन इसका बीच में मान के चलो कुछ चीजें इसने खरीदी होगी ना, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बीज खरीदे होंगे, तो उसके लिए वो खर्चा है। अगर मैं उसका खर्चा हटा दूं, ऐसी फैक्ट्री वाले ने भाई कुछ अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदा होगा, है ना, मशीनें वशीनें खरीदी होगी, तो वो भी उसके लिए क्या है, आपका कॉस्ट है, फैक्ट्री के लिए तो कॉस्ट है ना, तो वो भी आपको माइनस कर दोगे। अगर जितना भी बीज का खर्चा है, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर बीज का खर्चा, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं उसे, मध्यवर्ती लागत बोलते हैं, अगर वो हटा दोगे तो मेरे पे बचेगा जितनी जितनी मूल्य वृद्धि हुई इनकी, वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो वही तो मुझे चाहिए, मूल्य वृद्धि तो चाहिए कितनी हुई है। तो आपने क्या करा, अगर आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट ना दिया हो कि भाई कितना कितना मूल्य वृद्धि हो, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे, टोटल कितना एक देश के अंदर, ठीक है, उत्पादन हुआ, उसका वैल्यू निकाल लोगे, उसमें से बीच का खर्चा माइनस कर दोगे, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट ये माइनस कर दोगे तो आपका मूल्य वृद्धि निकल आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसे हम आईसी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कौन कौन से होते हैं आप ही बताओ मुझे। आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या क्या होता है। पहला तो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो ना, कोई चीज बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल खरीदनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल, ये आपका बीच का खर्चा इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ठीक है। वही आपका देखो पावर और फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, एनर्जी भी होता है आपका। तो ये सब क्या है, पावर फ्यूल, कुछ चीजें आपको पता है मशीन चलाने के लिए फैक्ट्री में पावर लगता है ना, बिजली लगती है, फ्यूल लगता है। ऐसे ही अगर किसान है, किसान अपना ट्रैक्टर लगाता है ना, तो वो सब क्या है, उसका खर्चा है। तो पावर फ्यूल ये सब जो हो गया, मशीन उशीन, ये सब आपका आगे खर्चा। उसके बाद आपका और क्या हो सकता है, अगर मैं कर रहा हूँ परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब कुछ होती है ना चीजें कि भाई मध्यवर्ती वस्तुएं खरीदते हैं ना, मध्यवर्ती वस्तु वही होती है जिससे और चीजें आगे बना सकते हैं ना, तो मध्यवर्ती वस्तु खरीदते हैं, वो भी हमारा बीच का खर्चा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ। और आपका है सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बनाता है, वो क्या करता है, कुछ चीजें खरीदता है जो सिंगल यूज के लिए होती है, मतलब आपका जैसे मशीन हो गया, मशीन का यूज होता है ना, तो वो सब भी खर्चा है, तो वो भी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ जाएगा। तो सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है आप बताओ। अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ, ठीक है, कुछ भी चीज परचेज करता हूँ, या विदेश से भी माल मंगा लेता हूँ, तो विदेश से भी कुछ चीजें आपको पता है इंपोर्ट करते हो ना, तो वो भी आपका बीच का ही खर्चा है। डोमेस्टिक परचेज या फिर घरेलू सीमा के अंदर, देश के अंदर कुछ परचेज करते हो अपनी फैक्ट्री, अपने कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपका बीच का ही खर्चा है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट ये सब है। परचेज और वो मटेरियल हो गया, पावर फ्यूल लगता है, ठीक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहे हो, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, डोमेस्टिक परचेज कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। तो ये सब आप क्या करोगे, जो भी आपको इसमें से, ऐसा नहीं कि सारा ही कुछ दे देगा, नहीं, कुछ भी दिया, मान के चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया मेरे को, तो ये मेरा आईसी हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, ठीक है। अगर मेरे को सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स दिया, ये मेरा आईसी है, ये मेरा कॉस्ट वो हो गया, आईसी हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। डोमेस्टिक परचेज दे दिया, इंपोर्ट दे दिया, इसको जोड़ के आप इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट से बीच के जितने भी खर्चे हैं वो हटा दूंगा, तब मेरा मूल्य वृद्धि जितना भी हुआ वो निकल आएगा, इसलिए। ओके, तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में आगे कराता हूँ। स्टेप 4 में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा मूल्य वृद्धि निकल आएगा, ठीक है। स्टेप 4, तो मूल्य वृद्धि के लिए हम लिखते हैं जीवीए, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, जी को हम ग्रोस बोलते हैं, बी के लिए वैल्यू, ओके, मतलब वैल्यू के लिए बी और एडिड के लिए ए लगाते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इसको कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, आईसी, तो हमारा निकल आएगा जीबीएट एमपी। ओके, उसके बाद आपको स्टेप 5 में आपको एनबीएट एफसी निकालना पड़ता है, एनबीएट एफसी, ठीक है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आप इसको रखोगे राइट साइड, ठीक है, ये आपने क्योंकि निकाल लोगे, ये पहले ये निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करके ये निकल जाएगा, तो आप एनबीएट एफसी आराम से निकाल लोगे। देखो, ग्रोथ से नेट जाना है, आपको पता है, बड़े से छोटा जा रहा हूँ मैं, नेट पे जा रहा हूँ तो माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। ओके, ये चेंज करना तो मैंने सिखा ही रखा हूँ आपको। वैल्यू एडिड देखो, वी वी ए आपका सेम है, ये चेंज नहीं होगा।
मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट जाना, छोटे बड़े से छोटा जा रहा हूँ, माइनस करूंगा क्या, एनआईटी, ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इतना तो पता है। तो मैंने एनवीएट एफसी निकाल लिया, ओके। स्टेप 5 तक ही आपको करना है, क्वेश्चन में आपको एनवीएट एफसी बोलेगा निकालने के लिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ही बोलेगा। कभी कभी हो सकता है नेशनल इनकम बोल दे निकालने के लिए, तो नेशनल इनकम आप कैसे निकाल सकते हो, स्टेप 6 करोगे। स्टेप 6 में आपको एनएनपीएट एफसी निकालना होता है ना, एनएनपीएट एफसी, ये मेरा नेशनल इनकम होता है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो आपका इसका मतलब क्या है, जीवीएट एमपी मतलब क्या है, आपने अभी, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, जब बता रहा था मैं कि आपका जो आप अंतिम व्यय करते हो, अंतिम व्यय कितने का हुआ, 35 रुपए का, ये आपका क्या अंतिम व्यय, एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्या करते थे, जितना भी अंतिम खर्च होता है उस सबको जोड़ के आप जीडीपी एमपी निकालते थे कि नहीं निकालते थे, है ना। तो उसी तरह से तो ये भी है ना, आप बस मूल्य वृद्धि जोड़ते जा रहे हो, आ तो 35 ही रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, मूल्य वृद्धि विधि से भी आप क्या कर रहे हो, अंतिम मतलब अंतिम जितना ही वैल्यू है उसी का तो वैल्यू आ रहा है। तो यहां से भी ये जो आपका जीवीएट एमपी, इसका मतलब ही जीडीपी एमपी होता है, ओके। जीडीपी एमपी इसका मतलब ही होता है, मतलब वी आपका जो है डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करता है और एडिड जो है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहां से मैं निकालना चाहूँ, देखो जीवीए एट एमपी मेरा क्या होता है, जीडीपी एमपी होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में आप अंतिम विधि से, मतलब अंतिम वैल्यू जो आपकी खर्च होती थी वहां से आप क्या निकालते थे, सबको जोड़ जाड़ के जीडीपी निकालते थे ना। वैसे ही आपका यहाँ पे भी तो आप वही कर रहे हो, जितना ही वैल्यू, जितना भी उत्पादन हुआ उसमें से माइनस कर रहे हो, बीच का खर्चा, तो आपका वैल्यू एडेड जितना ही मूल्य वृद्धि हुआ वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम जीवीएट एमपी निकालते हैं, ओके। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमारा जीडीपी एमपी के बराबर होता है। ऐसे अगर मैं ये देखूँ एनवीए एट एफसी, ये मेरा किसके बराबर होगा, तो एन वी की जगह देखो डी मैंने बोला था, वैल्यू हमारा डोमेस्टिक के बराबर होता है, तो वी हमारा डी हो गया, ए हमारा पी होता है और एफसी है ही। तो एनडीपी एफसी हुआ कि नहीं हुआ, एनबी एट एफसी मेरा क्या होता है, एनडीपी एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम होता है। तो एनडीपी एट एफसी तो निकालना आता है, ये तो मैं नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट एफसी, ठीक है, यहाँ पे एनबी एट एफसी रखोगे, देखो एन से एन कोई चेंज नहीं, ये मेरा डोमेस्टिक होता है ना, बताया मैंने अभी, ये डी के बराबर होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है आपको, प्लस करोगे नफीफा, बस आपको नफीफा प्लस कर देना है नेशनल इनकम के लिए, बस एनबीएट एफसी जब आप निकाल लोगे उसमें आप नफीफा प्लस कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारा निकल आएगा एनएनपीएट एफसी राष्ट्रीय आय, ओके। बट आपको पता है एनबीएट एफसी बोलेगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ही बोलेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में। आपको एनएनपीएट एफसी कभी कभी दे सकता है, हो सकता है दे दे, तो आप निकाल लोगे स्टेप 6 करके, ओके। तो बस यही प्रोसेसर है हमारा। पहला हमें स्टेप 1 करना होगा, सेल्स निकालना पड़ेगा, टोटल सेल्स कितना हुआ देश के अंदर, ठीक है, या एक्सपोर्ट भी कर देते तो वो कितना सेल्स हुआ मतलब वो निकाल लोगे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपका, ये जरूरी इसलिए क्योंकि भाई आपका कुछ ना कुछ तो एक साल के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें बिकती है, आप इसको जीरो नहीं मान सकते, ओके। बाई चांस आपका ये नहीं दिया क्वेश्चन में, आप पहले तो बात तो ये है कि आपको इसको जीरो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि भाई देश के अंदर चीजें बनती हैं वो सेल्स होती है, ओके, इसलिए। तो आपको सेल्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें जरूरी है सेल्स, ओके। तो सेल्स निकालने के लिए आपको बता ही दिया मैंने कैसे निकाल सकते हो। उसमें फिर आपको देखो कुछ माल बच भी जाता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ माल बिक ही जाता है, नहीं, कुछ माल बच जाते हैं, तो हमारा चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक का मैंने बता ही रखा हो कैसे निकालते हो। क्लोजिंग स्टॉक में से जो साल के अंत में माल बच गया उसमें से माइनस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो साल के शुरू में जो स्टॉक था उसको माइनस कर दोगे तो हमारा चेंज इन स्टॉक निकल आता है, ओके। चेंज इन स्टॉक प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अब हो सकता है ना कि भाई किसान जो गेहूं उगा रहा है वो कुछ अपने घर के लिए भी ले ले, है ना, कुछ अपने घर के लिए भी ले ले, कुछ चीजें उगाता है, जो भी गेहूं के बदले कुछ भी हो सकता है, सब्जियां उगा रहा है, सब्जियां अपने घर के लिए रख रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में चीजें बन रही है तो वो कुछ अपने यूज के लिए भी रख लेते हैं, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं देता, ठीक है, कहीं क्या ज्यादा बार तो आपको देगा ही नहीं प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, तो आप इसको जीरो मान सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि भाई अगर नहीं दिया हो तो आप ऐसा मान सकते हो कि उसने अपने यूज के लिए कुछ नहीं यूज करा, ठीक है, तो आप इसको जीरो मान सकते हो, ओके। बट आपका सेल्स और चेंज इन स्टॉक तो आपको प्लस करना ही पड़ेगा, ओके। अगर आपका चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया हो क्वेश्चन में, बाई चांस, ऐसा हो नहीं सकता नहीं दे, लेकिन फिर भी नहीं दिया तो आप इसको भी जीरो मान सकते हो, ओके। स्टेप 2 में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीसरा आपका स्टेप है बीच का जो भी खर्चा होगा, मध्यवर्ती लागत, इसको मध्यवर्ती लागत बोलते हैं, मध्यवर्ती लागत आप हटा दोगे, ठीक है, तो आपका मूल्य वृद्धि जितना हुआ वो निकल आएगा, ओके। तो स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 में जीवीएट एमपी निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मध्यवर्ती लागत माइनस करके, आईसी माइनस करके इंटरमीडिएट कॉस्ट, एंड स्टेप 5 में आप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो चेंज करना आता ही है आपको, ओके।
तो ये तो था कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2। थोड़े हाँ इसमें ज़्यादा स्टेप है। अभी तक मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड बताया था, उसमें 2 ही 2 स्टेप थे, आराम से कर लेते थे। इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेप है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो है ना आपका वैल्यू एडिंग मेथड से भाई सीबीएसई जो है क्वेश्चन देता ही देता है। किसी ना किसी सेट में तो चलो ठीक है, मगर हो सकता है कि तुम्हारे ही सेट में आ जाए सीबीएसई के वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन। तो भाई इसको नहीं छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। इसका तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा स्टेप है नहीं, 2 3 स्टेप है। और ये भी पता है हार्ड वाले स्टेप नहीं है, आराम से सेल्स आप निकाल लोगे। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो ठीक है, जो दिया होगा आप आउटपुट सोल्ड दिया होगा, प्राइस पर यूनिट दिया होगा, निकाल लोगे सेल्स आराम से। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे, सेल्स जोड़ के, चेंज इन स्टॉक जोड़ के, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन जोड़ के निकाल लोगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दोगे, देख लोगे आप कौन सा आपका आईसी है, इंटरमीडिएट कौन दिया है आपको, परचेज और रॉ मटेरियल दिया है तो ये जोड़ दोगे, ठीक है। सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स दिया है, ये जोड़ दोगे। जो ना दिया वो उसको हटाओ, जो आपका दिया है बस वही इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा इसमें, तो बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका स्टेप 4 आप निकाल लोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करके, ठीक है। एंड देन फिर एनबीए टेप्सी निकाल लोगे। बाकी अभी तो हमने बस ये समझा कि हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। एंड अब हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन जब करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत लो। तो जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे अब, तो भाई तुम्हें वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या है, कैसे करना है, ओके। तो बने रहो बस मेरे साथ। क्वेश्चन हम करेंगे इसके दबा के 7 8 क्वेश्चन करेंगे इसके, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो करते स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना आपको, एनबीएफसी निकाल लोगे ना। यहाँ पे देखो दे क्या रखा है, प्राइस पर यूनिट दे दिया, आउटपुट सोल्ड दे दिया। यहाँ से तो आप सेल्स निकाल लोगे, आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई में प्राइस पर यूनिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, ये मेरा आईसी है कि नहीं, इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गया मेरा, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है मतलब जो उत्पादक है वो आपका जो भी यूज करता है सामान, वो हमारा हो गया, वो हमारे उसके लिए प्रोड्यूसर के लिए खर्चा होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आईसी मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, चेंज इन स्टॉक निकाल लूंगा, है ना। एक्साइज ड्यूटी और सेल्स ड्यूटी क्या होता है इसको समझो। एक्साइज ड्यूटी आपका, पहले बात तो ये दोनों ही आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सेल्स एक्साइज ड्यूटी होता है जो कि ये प्रोडक्शन पे जो है ना, प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, ठीक है। जो माल बनता है उत्पादन पे, उस पर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट लेती है। तो वो टैक्स जो है कहीं ना कहीं फिर उपभोक्ता को ही, आपको मतलब उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। ये जो फार्म है, फार्म उस टैक्स को ऐड करके उस पर वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा के फिर हमें ही बेचती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया इसी तरह, मतलब हमारे लिए इनडायरेक्टली टैक्स है, हमें हमें पे करना पड़ रहा है इनडायरेक्टली तरीके से, इसलिए ये हमारा क्या इंडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो हमारा सेल्स टैक्स है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है एक तरफ का, क्योंकि सामान जो बिक रहा है, ठीक है, जितना बेचोगे उस पर टैक्स लगेगा, और वो वैल्यू ऐड हमें ही करना पड़ता है, हमें ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेल्स टैक्स भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा यूज का होता है जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, ओके। वो बताऊंगा मैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 में मैंने बताया था आपको सेल्स निकालना होगा। आउटपुट सोर्स दे रखा, प्राइस पर यूनिट दे दिया, इससे सेल्स निकाल लो पहले। तो आपको कितना है, आउटपुट सोल्ड दे रखा है, आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई करोगे क्या, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। उसका प्राइस कितना है, प्राइस पर यूनिट। तो आउटपुट सोल्ड कितना है मेरा, आउटपुट सोल्ड है 1000, है ना, 1000 यूनिट का है। मल्टीप्लाई में उसका प्राइस कितना है, 30 है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा भाई 30,000, ठीक है। करोड़ है तो करोड़ लगा दोगे, ओके। ये मैंने स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 2 में क्या करता हूँ, स्टेप 2 में भाई कितना भी उत्पादन हुआ है देश के अंदर, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकालते हो, ठीक है, उत्पादन का मूल्य। तो उत्पादन का मूल्य निकालो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हो आप, इसमें सेल्स प्लस करते हो ना, बताया था मैंने, सेल्स प्लस करते हो, कुछ माल बच जाता है वो भी प्लस करोगे, ओके। एंड कुछ अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो यूज करते हैं वो भी हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो सेल्स हो गया, प्लस में चेंज इन स्टॉक, प्लस में आपका प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबको, ओके। सेल्स कितना है मेरा, यहाँ पे देखो 30,000 निकाला है अभी अभी। प्लस में चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन स्टॉक तो आपको बता रखा है मैंने, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक।
ओके, प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है मुझे, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको जीरो मान लेते हैं, पता ही है तुम्हें। तो हमारा कितना हो जाएगा 30,000, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा, क्लोजिंग 3 है, माइनस में ओपनिंग मेरा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1,000 आ जाएगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो, प्लस का 1,000, तो यहाँ पे मेरा 31,000 आ जाएगा, ठीक है, 31,000 करोड़। ये मैंने आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। स्टेप 3 में हम करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो भी मध्यवर्ती लागत होता है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। आईसी में निकाल रहा हूँ। आईसी हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, कुछ नहीं, आपका जो जो मध्यवर्ती लागत दिया होगा वो आप कर लोगे, जोड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स दिया है ना, तो ये मेरा आईसी हो गया, ओके। तो बस और कुछ दिया नहीं है मध्यवर्ती लागत में, तो आप इसी को रख दोगे, ठीक है। आईसी मेरा क्या है, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। बस कितना दे रखा है सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, मेरा 12,000, 12,000 करोड़ मेरा आईसी आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आप क्या करते हो, मूल्य वृद्धि जितनी हुई वो निकालते हो। कैसे निकालते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करते हैं, आईसी माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालोगे। कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, मध्यवर्ती लागत। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारा, 31,000 है, माइनस करोगे 12,000, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 19,000 आ जाएगा ना, हाँ 19,000 करोड़ मेरा जीवीएट एमपी आ गया। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, नेट वैल्यू एडेड चाहिए था ना, नेट वैल्यू एडेड एनवीएट एफसी चाहिए। तो स्टेप 5 में मैं क्या करूंगा, एनवीएट एफसी निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, जीवीएट एमपी मैंने निकाल रखा हूँ, इसको रख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ से नेट जा रहे हो, छोटे पे जा रहे हो तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी जा रहे हो तो माइनस करोगे एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मेरा 19,000 है, माइनस का डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, डेप्रिसिएशन मेरा 1,000 है, माइनस का एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से मैं माइनस कर देता हूँ सब्सिडी, है ना, तो हमारा नेट निकल आता है। तो देखो 19 में से एक जाएगा तो 18 बचेगा ना। अच्छा, माइनस का तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स मेरा एक्साइज ड्यूटी भी है और मेरा सेल्स टैक्स भी है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स टोटल मेरा इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा, 2,500 और 3,000, 3,500, 2,500 प्लस में 3,500 मेरा टोटल इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। माइनस का सब्सिडी दिया है तुम्हें, सब्सिडी नहीं दिया तो आप जीरो मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा मेरा 18,000, यहाँ पे माइनस का ये आपका प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6,000 माइनस करना है आपको। तो आपका टोटल एनवीएट एफसी कितना आ जाएगा, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आपका आ जाएगा 12,000 करोड़। बस यही आपको निकालना था, ठीक है, समझ गए ना। पहले आपको सेल्स निकालना पड़ा, ठीक है, स्टेप 1 में सेल्स निकालना पड़ा, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन प्लस करके, तो जो जो दिया होगा वो रख लोगे, बाकी जीरो रख दोगे। तो मैंने बोला ये आपका ज्यादातर नहीं देता है तो इसको जीरो रख दोगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालेंगे, जो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट में दिया हो उसी को रखोगे, बाकी जो ना दिया हो जीरो मान लोगे, ठीक है, जीरो के हटाई दोगे उसे। स्टेप 4 में आप जीवीएट एमपी निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करके, एंड स्टेप 5 में आप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो ये हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन करा है, इससे हमें आइडिया लगा कैसे हमें स्टेप करने हैं, ठीक है। अब और करते जाएंगे हमें, और इसके देखो वैल्यू एडिड मेथड से जो है ना हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब मैं करा दूंगा इसी वीडियो में, चिंता मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको कैलकुलेट करना है एनवीएट एफसी, फिर दोबारा से नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन दे दिया, इंपोर्ट ड्यूटी दे रखा है, इंपोर्ट ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले बता ही देता हूँ क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स हमारे होते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम आईटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं हमारा, पहला तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जीएसटी, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा हमारा सेल्स टैक्स जो है आपका, ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है जो इंपोर्ट हम करते हैं, विदेशों से माल मंगाते हैं, उस पर जो आपका टैक्स लगता है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने बताया था अभी, आपका एक एक्साइज ड्यूटी होता है जो कि आपका प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे लगता है, ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये सब आप इनडायरेक्ट टैक्स ध्यान रखना, ताकि आपको इसमें क्वेश्चन में आए तो आप इसको समझ लेना, एंड ये मत करना कि इसको ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्यों दे रखा है,
ऐसे मत करना। तो देखो इम्पोर्ट ड्यूटी आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है मेरा। उसके बाद आउटपुट सोल्ड दे रखा है, प्राइस पर यूनिट दे दिया आपको, यहाँ से तो आप सेल्स निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको, फिर दोबारा से एक्साइज ड्यूटी, ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चेंज इन स्टॉक दे दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट, देखो डायरेक्ट ही आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट दे दिया, आईसी तो डायरेक्ट दे रखा है आपको, तब तो कुछ करना ही नहीं है, सब्सिडी दे रखा है, ठीक है। तो करते हैं, देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका क्या है, स्टेप 1 आप करोगे, सेल्स निकालोगे, ठीक है। स्टेप 1 सेल्स निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा, आपको देखो प्राइस पर यूनिट भी दे दिया और आपको आउटपुट सोल्ड भी दे रखा है, ठीक है। तो आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई में आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई में प्राइस पर यूनिट, ठीक है, प्राइस पर यूनिट। तो सेल्स मेरा कितना आ जाएगा, आउटपुट सोल्ड कितना है मेरा, आउटपुट सोल्ड है 2000 और प्राइस पर यूनिट है 10, ठीक है। 2000 मल्टीप्लाई में 10, टोटल मेरा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। करोड़ आ जाएगा क्योंकि करोड़ में वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, करोड़ में वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे करोड़ नहीं लगाओगे, ठीक है। तो 20,000 आ गया मेरा सेल्स। उसके बाद स्टेप 2 होता है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, कितना बना है माल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैसे निकलेगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने बताया था आपको, सेल्स प्लस कर दोगे जो भी आपका माल बच जाता है, तो चेंज इन स्टॉक उसे बोलते हैं हम, जो भी बच जाता है चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे। प्लस में कुछ हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ जो भी प्रोडक्शन हुआ है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। इससे सारा हमारा वैल्यू निकल जाएगा, कितना भी उत्पादन का जो भी मूल्य होगा टोटल हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो सेल्स कितना है, 20,000 है। प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना है मेरा, चेंज इन स्टॉक है मेरा -1000, ठीक है। प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो आप 0 मान लोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20,000 में से 1000 जाएगा तो आपका 19,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट पे निकाल लिया। स्टेप 3 में क्या करूंगा, आपको स्टेप 3 में मध्यवर्ती लागत निकालते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, आईसी। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट तो आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे, देखो 10,000, तो 10,000 हो गया मेरा आईसी, ओके। एंड स्टेप 4 में मूल्य वृद्धि जो भी हुआ है निकाल लेंगे, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवी एट एमपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो हमारा मूल्य वृद्धि निकल आएगा। 19,000 में से माइनस कर देंगे 10,000, तो हमारा 9,000 जो है ये आ गया ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमें एनबीए एफसी चाहिए था, तो स्टेप 5 हम करेंगे, एनबीए एफसी, जीवीएट एमपी राइट साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रोस से नेट जाऊंगा तो माइनस का डेप्रिसिएशन, एंड तुम्हारा एमपी से एफसी जाऊंगा तो माइनस का एनआईटी, ओके। तो जीवीएट एमपी मेरा कितना है, यहाँ पे मैंने 9,000 निकाला, माइनस का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 600, ओके। माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको पता है ये इनडायरेक्ट टैक्स में से आप क्या करते हो, सब्सिडी माइनस कर देते हो, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे 9,000 में से 600 जाएगा तो आपका 8,400 बचेगा ना, 8,400 माइनस का आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स कितना मेरा दे रखा है आपका, इंपोर्ट ड्यूटी भी है इनडायरेक्ट टैक्स और ये भी है, तो दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। तो 400 प्लस में आप क्या 4,000 जोड़ दोगे, ये मेरा टोटल इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ओके। माइनस का यहाँ पे देखो, माइनस का आपका इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करना होता है, सब्सिडी कितना है मेरा, सब्सिडी है 500, तो 500 माइनस कर दो। देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैंने क्या करा था यहाँ पे, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स मेरे 2 थे तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, उसके बाद माइनस कर दिया सब्सिडी, ठीक है, माइनस कर दिया सब्सिडी मैंने 500, तो कितना आ जाएगा मेरा 8,400 माइनस का आपका यहाँ पे हो जाएगा 400 और 4,000 आपका 4,400 हो जाएगा, माइनस का 500, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सारा, ये माइनस का 4,400 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 500, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये पहले इसको माइनस कर लो, तो यहाँ पे 8,400 में 4,400 हो जाएगा, तो 4,000 बचेगा मेरा, प्लस का आपका 500, तो ये मेरा कितना हो जाएगा टोटल 4,500 हो जाएगा ना। तो नेट वैल्यू एडिड एट मेरा, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट मेरा कितना आ गया 4,500, ठीक है। ये निकालना था मेरे को, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इससे आपको ये सीखने को मिला कि कभी कभी इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आपको डायरेक्ट दे देता है, ठीक है।
तो कैसे करना है आपको। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, पहली बात तो ये सीबीएसई 2026 मैथ है, इसमें देखो क्या बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, आपको सेल्स निकालना है इस बार। ठीक है, मतलब इस बार जो आपको क्वेश्चन में दिया था प्राइस पर यूनिट आउटपुट सोल्ड या डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट आप जोड़ के निकाल लेते थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको डायरेक्ट बोल दिया सेल्स निकालना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ठीक है, लाख में आपका डेटा ये, तो सब्सिडी दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया। ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब आईसी है, आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट ही है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन होता है, प्रॉफिट दे दिया, नेट यहाँ पे देखो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट एनबीएट एफसी दे रखा है आपको। ओके, जब भी आपको वो कुछ बीच का पार्ट बोले ना, आपको डायरेक्ट ना बोले ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालो या आपको एनबीएट एफसी निकालो, ऐसे ना बोले, और बीच का कुछ बोलते सेल्स निकालने के लिए बोलते, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बोलते, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ एग्रीगेट आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पे एनबीएट एफसी आपको दे रखा है। ठीक है, तो उसी से आप निकालोगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे वैल्यू एडिड मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई यूज नहीं होता, ये इनकम मेथड में हम यूज करते हैं ओएस, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आओगे प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हम इनकम मेथड में यूज करते हैं, ये हटा दोगे। ओके, अब जो बचा है इसका यूज करना है मेरे को, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एनवीएट एफसी दे रखा है यहाँ पे मेरे को, है ना। ओके, मैंने ये देखा भाई, मेरे को सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एनवीए एट एफसी मेरे को दे रखा है, कितना दे दिया मेरे को एनवीए एट एफसी 2000। ओके, और मैंने ये पढ़ा था मेरे को सेल्स चाहिए, तो सेल्स का तो भाई मैंने ये पढ़ा था, तो सेल्स का तो फॉर्मूला होता है मेरा प्राइस पर यूनिट, या पहले आप लिख दो आउटपुट सोल्ड, आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई में प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो आपको दिया नहीं है, तो आपको इनडायरेक्टली कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो आपने एक और पढ़ा था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होता है आपका सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, है ना, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ पे भी आपका देखो सेल्स है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। पहले मैं मुझे यहाँ पे चाहिए क्या क्या, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, है ना, मुझे सेल्स निकालना है, सेल्स तो यहाँ से निकलेगा, चेंज इन स्टॉक मेरा दे रखा है, देखो चेंज इन स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इससे आप निकाल लोगे। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया होता तो जीरो मान लेते हो ना, तो ये आप जीरो मान लोगे। तो यहाँ से निकालना है मेरे को, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हो आप, आपको पता है, आपने जीवीएट एमपी पढ़ा है, ये क्या होता है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, मतलब ये मूल्य वृद्धि होता है इसका मतलब। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हो ना, तभी आपका जीवीएट एमपी निकलता है। अगर मैं यहाँ से देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो आपका आईसी जो है ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको, तो ये आपको दे रखा है आईसी। और मेरे को अगर यहाँ पे जीवीएट एमपी मैं निकाल लूँ इधर से, एनवीएट एफसी से मैं जीवीएट एमपी निकाल सकता हूँ, ये निकाल लूँगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ इसकी, इसकी रख दूँ, यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसे निकलेगा मैं ये वाला लगा दूँ फॉर्मूला, यहाँ से मेरा सेल्स निकल जाएगा, है ना। थोड़ा उल्टा प्रोसेस करना है इसमें आपको, जब भी कुछ बोल ना सेल्स निकालो या चेंज इन स्टॉक निकालो, तो ऐसे में आपको या वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो या आपको आईसी बोलते निकालने के लिए, तो ऐसे में कोई ना कोई एग्रीगेट दिया होगा आपको, या फिर एनवीएट एफसी दिया होगा या जीवीएट एमपी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ भाई, जीवीए एट एमपी निकाल लेता हूँ। कैसे, जीवीए एट एमपी मेरे को दे के रखा है एनवीएट एफसी, एनवीएट एफसी मेरे को दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, नेट से ग्रोस जाऊंगा, प्लस का करूंगा डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी जाऊंगा मैं तो प्लस करूंगा एनआईटी, है ना। ओके, तो एनवीएट एफसी मेरा 2000 है ना, तो 2000 रख दो, प्लस में डेप्रिसिएशन मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मेरा डेप्रिसिएशन होता है, तो ये मेरा दे रखा है 700, प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है यहाँ पे, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, लेकिन उसका फॉर्मूला आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से आप क्या करते हो, सब्सिडी माइनस कर देते हो, है ना, तो ये मेरा 2700 हो जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स ही नहीं दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो आप जीरो मान लोगे, जैसे आपको सब्सिडी नहीं दिया होता तो आप जीरो मान लेते हो, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते वो जीरो मान लोगे, सब्सिडी आपको दे रखा है 200 तो 200 रख दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो पाँच दो, यहाँ पे 2700 में से 200 माइनस होगा तो 2500 आ जाएगा मेरा। ठीक है, लाख है, यहाँ पे लाख में वैल्यू थी इसलिए लाख आएगा, 2500 लाख। ओके,
मैंने जीपी एट एमपी निकाल लिया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, जीबी एट एमपी इक्वल में मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी होता है। ओके, इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा ये निकाल रखा हूँ मैंने 2500, ये मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकूँ इसकी और यहाँ से मैं सेल्स निकाल सकूँ। ठीक है, इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट रख दूँ। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखा है, यहाँ पे आईसी दे रखा है 3000 आपने रख दिया। और ये देखो यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 2500 प्लस में 3000 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा मेरा। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, याद रखना। ये सीबीएसई 2026 में दिया था, इसी साल दिया था, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 2 3 5 5500 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा आ गया 5500 लाख। ठीक है, लाख लगा दोगे क्योंकि लाख में वैल्यू है। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। अब मैं ये लगा दूंगा फॉर्मूला। ठीक है, जहां से मैं सेल्स निकाल सकता हूँ आराम से। तो करते हैं। तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, ये आपका फॉर्मूला होता है सेल्स, ठीक है, प्लस में आप करते हो चेंज इन स्टॉक, प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, मैंने अभी निकाला था। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा आया था 5500। ठीक है, 5500 रख दिया मैंने। इक्वल में सेल्स मुझे निकालना है, प्लस में चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे आप, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, है ना। ये मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में से आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। ठीक है, प्लस का आपका प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, 0 मान लोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सेल्स प्लस में क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 600, 600 में से 100 माइनस कर दोगे तो आपका 500 आ जाएगा। तो 5500 इक्वल में सेल्स प्लस का आपका यहाँ पे 500 बचेगा। ठीक है, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स मेरा कितना आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा 5500 में से माइनस हो जाएगा 500। ठीक है, ये आपका बेसिक सा मैथ है। मैंने क्या करा, इक्वल वाला था इसलिए मैंने इधर लिख दिया इक्वल को। ठीक है, सेल्स मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया वैल्यू को। ठीक है, हो तो इधर ही रहा है, ये जाएगा तो उधर ही माइनस में ही जाएगा, 5500 में से ही माइनस होगा, तो मैंने 5500 में से माइनस करा। तो सेल्स आ जाएगा मेरा 5000। ठीक है, लाख है तो लाख लगा दोगे, करोड़ होता तो करोड़ लगा देता। तो सेल्स मैंने निकाल लिया। ठीक है, सेल्स मेरा कितना है, 5000। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एंड यहाँ पे आपको समझना ये था कि आपको कभी कभी ऐसे ही बोल देता है कि भाई आप बीच की मतलब निकालो, आपको डायरेक्ट ना बोल के आपको सेल्स बोल देगा निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बोल देगा, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल देता है कभी कभी निकालने के लिए। तो कैसे करना है, बस यही तरीका, आपको कोई ना कोई एग्रीगेट दे दिया होगा, वहां से आप पहले जीबीए टेम्पी निकालोगे। ठीक है, देन फिर वहां से फॉर्मूला लगा के आप कोई सा भी जो भी बोलेगा निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। ओके, बाकी और क्वेश्चन करते हैं और आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका सीबीएसई 2025 में आया था, इसमें देखो क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं बोला कि आप मतलब वैल्यू एडेड निकालो, एनबीएट एफसी निकालो, जीडीपी एमपी निकालो, जीबीएट एमपी निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आपको सीधा सीधा बोल रहा है यहाँ पे फर्म ए का जितना ही वैल्यू ऐड हुआ है उसका निकालना है। ठीक है, तो फर्म ए का आपको वैल्यू एड निकालना है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है आपको, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए। फर्म मैंने परचेज करा है फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट होता है जो चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। ओके, फैक्टर इनपुट। तो परचेज करा तो ये हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया ना, खर्चा हो गया ना फर्म ए के लिए, तो ये तो हमारा आईसी हो गया भाई। और क्या है, देखो यहाँ पे परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए। अब ये नॉन फैक्टर इनपुट परचेज करा है इसने, जो आपका बनाने के लिए यूज नहीं होता, मतलब सामान बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये भी कहीं ना कहीं योगदान देते हैं, मतलब खर्चे में ही, मतलब वो बनाने में ही काम करते हैं। तो ये भी मेरा क्या है, नॉन फैक्टर इनपुट है, इसलिए ये भी क्या है भाई, खर्चा तो है, बीच का खर्चा है, मध्यवर्ती लागत है फर्म ए के लिए। तो ये भी मैं आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया ये भी मेरा। ठीक है, उसके बाद सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब आपका देश के अंदर जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर
उस दूसरे फार्म को क्या इसने सेल करा है। अच्छा सेल करा है तो ये मेरा सेल्स हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा सेल्स हो गया ना। ओके, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फार्मे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फार्मे ने क्या दूसरे से क्या करा है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, तो ये मेरा क्या आईसी हुआ कि नहीं हुआ, इंपोर्ट हो गया आईसी, मतलब सॉरी इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल दूसरे देश से, तो कहीं ना कहीं ये भी खर्चा है उसके लिए रॉ मटेरियल है ना, तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। तो भाई कभी कभी वो ऐसा नहीं कि आपको ऐसे नहीं बोले कि भाई आप मतलब डायरेक्ट निकाल दो एनवीएट एफसी या जीवीएट एमपी, आपको फार्म का ही बोल देता है कि भाई फार्म का निकालो वैल्यू एड कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सा इसका खर्चा है, ठीक है, और कौन कौन सा इसका मतलब सेल्स हुआ है। ओके, ये हमको समझना पड़ेगा। उसका देखो एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 3 ज्यादा है, कहीं ना कहीं ये चेंज इन स्टॉक है कि नहीं, चेंज में तो हम करते हैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, बस यहाँ पे देखो ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से 3, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे ओपनिंग ज्यादा है 3, मान के चलो मेरा क्लोजिंग 7 है ओपनिंग 10 है, 3 ज्यादा है ना तो 10 हो गया, ऐसे ही मेरा क्लोजिंग 10 है तो ओपनिंग 13 हो जाएगा है ना, 3 ज्यादा है तो हम करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंज इन स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो तो ये -3 हो जाएगा ना। चलो मैं ये बताऊंगा, ठीक है, बस अभी इतना ही समझो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और देखो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है भाई सीबीएसई दे दे, क्योंकि सीबीएसई का जब मोड गुस्सा आता है ना सीबीएसई को, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन चिपकाती है किसी ना किसी के पेपर में, ठीक है। इसलिए याद रखना कि किसी भी सेट में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको निकालने के लिए, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टेप 1 में भाई मैं क्या करता हूँ सेल्स निकालता हूँ, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे देखो फर्म ए की बात हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे सेल्स बाय फर्म ए, फर्म मैंने कितना सेल्स करा, ठीक है। तो मैंने सेल्स का यहाँ पे बताया था सेल्स बाय फर्म में अदर फर्म को जो भी सेल करा है, तो ये मेरा सेल्स हो गया 10 है मेरा सेल्स। ओके, स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, क्योंकि ये फर्म ए की बात हो रही है हमेशा तो हमें याद रखना है फर्म ए लगा देना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म ए, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए, ठीक है, फर्म ए का उत्पादन का मूल्य। तो देखो ये कैसे निकालोगे आप सेल्स प्लस करते हो तो सेल्स प्लस कर दोगे, ठीक है, फर्म ए की बात हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे सेल्स लिख दे रहा हूँ बस, और हम क्या करते हैं चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं, प्लस में हम प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन भी प्लस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन बाय फर्म ए। ओके, क्योंकि फर्म ए की सारी बात हो रही है मैं यहाँ यहीं पे एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ फर्म ए, ठीक है, इससे हमारा याद रहेगा कि ये हम फर्म ए की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब मुझे फर्म ए सब जगह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल्स कितना है मेरा 10 है, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक यहाँ पे मैंने बोल ही दिया आपको, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम क्लोजिंग माइनस में, क्लोजिंग स्टॉक में से हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके, प्लस में आपका यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो मान लो मेरा 10 है ये, ठीक है, प्लस में ये क्लोजिंग स्टॉक मान लो 7 है, तो इसने बोला था एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक बाय ओवर क्लोजिंग स्टॉक 3, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 3 ज्यादा है, तो ये 10 ले लेता हूं मैं, है ना, प्लस का 0। अब तो समझ आया तुम्हें क्या है 3 ज्यादा था ये, तो यहाँ से तुम्हें देख रहा है भाई आपको कि यहाँ पे मेरा 10 में से 7 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का, ना। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि जब भी आपका ओपनिंग अगर ज्यादा होगा क्लोजिंग से तो वो आपका माइनस हो जाएगा चेंज इन स्टॉक में, ठीक है, वैल्यू। अगर मेरा क्लोजिंग ज्यादा होता ओपनिंग से तो प्लस की वैल्यू होती, बस और कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं ये 10 लेता ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग में 10 लेता तो ओपनिंग मेरा 3 ज्यादा था तो 13 हो जाता, तब भी -3 ही आता। तो यहाँ से मेरा 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया मैंने, 7 आ गया मेरा। ओके, उसके बाद अब आपको चाहिएगा यहाँ पे तीसरा स्टेप आपका होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने का, आईसी निकालने का, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ फर्म ए, ठीक है। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर ही फर्म ए लिख दिया हूँ। ओके, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कौन कौन सा था उसके लिए, परचेज करा उसने फैक्टर इनपुट, ये भी मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट है, परचेज करा नॉन फैक्टर इनपुट, ये भी कहीं ना कहीं खर्चा है उसके लिए, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट है। उसके बाद आपका देखो इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, ये भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, सबको जोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखूंगा नहीं, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट, ठीक है, फैक्टर इनपुट बाय फर्म, ठीक है, फर्म समझ लेना, ऐसी नॉन फैक्टर इनपुट
नॉन फैक्टर इनपुट, ये भी हमारा परचेज करा है फर्म ने। नॉन फैक्टर इनपुट ये भी मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट है। उसके बाद प्लस करा है इसने यहाँ पे क्या, रॉ मटेरियल परचेज करा है, इंपोर्ट करा है क्या, रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, बाय फर्म में, रॉ मटेरियल, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम सारे कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट कितना है मेरा यहाँ पे 5 है, प्लस में नॉन फैक्टर इनपुट कितना है मेरा 2 है, प्लस में रॉ मटेरियल कितना परचेज करा इसने, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे 50 है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 50 कितना हो जाएगा 57। इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गया मेरा 57। उसने बोला वैल्यू एडिड निकालने के लिए, हम वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, स्टेप 4 हमारा जो है वही हमारा वैल्यू एडिड होता है, ठीक है। मतलब जीवीए टेम्पी मेरा वैल्यू एडिड होता है, मूल्य वृद्धि होता है, ठीक है। तो यही मूल्य वृद्धि होता है, या फिर आप इसके जगह लिख सकते हो वैल्यू एडिड बाय फर्म, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो हमारा निकल जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया था मेरा यहाँ पे 7, ठीक है, माइनस में आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना 57। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7 में से 50 57 जाएगा तो माइनस का 50 आ जाएगा। अब ये माइनस का 50 आने का मतलब क्या है, मूल्य वृद्धि माइनस का 50 आने का मतलब क्या है, जो फर्म है भाई वो नुकसान में जा रही है, ठीक है। फर्म जो है माइनस का 50 आने का मतलब लॉस में जा रही है, ठीक है। प्लस का आता है मतलब वो प्रॉफिट में जा रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस का मतलब है लॉस में जा रही है फर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इसको सोल्व करके एक लाइन लिखा हूं कि फर्म जो है आपका, फर्म ए इज रनिंग एट अ लॉस इन दी वैल्यू एडिड टर्म्स में, ठीक है। मतलब वैल्यू मूल्य वृद्धि के टर्म्स में वो क्या नुकसान में जा रही है, लॉस में जा रही है, ओके। तो ये लिख लेना आप भी, माइनस में जब भी हो, ओके। तो यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने यहाँ पे इसमें आपको अगर कंफ्यूजन ना हो जाओ, यहाँ पे मैंने इसको 3 माइनस का लेना चाहिए था, मैंने प्लस का ले लिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे 7 आता, और 7 यहाँ पे क्या आता मेरा, यहाँ पे देखो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट और परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट भी प्लस करना था, यहाँ पे फैक्टर इनपुट भी प्लस करना था, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस करने पे फिर यहाँ पे तुम्हारा फैक्टर इनपुट था 5, तो 5 भी प्लस होता, तो यहाँ पे मेरा 57 आता, ठीक है। तो 7 में से 57 यहाँ माइनस होता मेरा, ये मुझसे ही गड़बड़ हो गई थी। तो 7 में 57 माइनस होगा तो माइनस 50 आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये माइनस 50 आने का मतलब ये कि जो आपका फर्म है वो रनिंग क्या कर रही है, लॉस में, वैल्यू एडिड के टर्म्स में आपका लॉस में, ओके। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, ये सीबीएसई में आया था, कौन से ईयर में आया था मैंने लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपका, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनबीएटीएफसी निकालना है आपको फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा जो दे रखा है आपका। देखो यहाँ पे फिक्स कैपिटल गुड्स मतलब आपका होता है ये फिक्स कैपिटल गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ, यहाँ पे बोला है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की एक्सपेक्टेड लाइफ है, ये आपका डेप्रिसिएशन होता है, पहली बात तो ये समझना, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन मतलब इतनी जो है आपका लाइफ जो है कम हो गई है, ठीक है। तो 5 साल की आपकी लाइफ कम होगी, ये डेप्रिसिएशन होता है हमारा, तो 15 है ये हमारा, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। कभी कभी आपको ऐसे नहीं दिया होता, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना दे, ऐसे भी दे सकते हैं, फिक्स कैपिटल गुड्स का आपका वैल्यू लाइफ कम हो गई है, ठीक है। तो आपका ये डेप्रिसिएशन होता है। डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है आपको और एक्सपोर्ट दे दिया, तो मुझे पता है ना डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जोड़ के मेरा टोटल सेल्स निकल आता है, देश के अंदर कितना सेल हुआ और विदेश में हमने कितना सेल करा, वो टोटल आपको जोड़ दोगे तो सेल्स निकल जाएगा। चेंज इन स्टॉक दे दिया, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, ये मेरा क्या होता है, प्रोड्यूसर खरीदता है सिंगल यूज के लिए, तो ये भी खर्चा होता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो एनआईटी है, ओके। तो करते हैं इसको, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। स्टेप 1 में क्या करता हूँ, सेल्स निकालता हूँ। स्टेप 1 में मैं क्या करता हूँ, सेल्स निकालता हूँ। तो सेल्स मेरा कैसे निकलेगा, इस बार यहाँ पे डोमेस्टिक सेल दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस करते हो एक्सपोर्ट, ओके। तो डोमेस्टिक के अंदर कितना सेल हुआ, देश के अंदर कितना सेल हुआ है, वो कितना हुआ 200, प्लस में एक्सपोर्ट विदेश में कितना सेल करा 10, तो ये 210 हो जाएगा टोटल, ठीक है। करोड़ में वैल्यू थी ना यहाँ पे, लाख में थी तो लाख आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्टेप 2 हम करेंगे अब। स्टेप 2 में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मतलब उत्पादन हुआ है उसका मूल्य निकालेंगे, तो सेल्स जोड़ते हैं, प्लस में चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं, प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन जोड़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो सेल्स मेरा कितना है 210,
प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना है मेरा, चेंज इन स्टॉक है -10, प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन नहीं दिया तो आप 0 मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 210 में से 10 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 210 में से 10 जाएगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है। लाख है तो लाख लगा दोगे, ओके। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। स्टेप 3 आप करते हो, इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालते हो, बीच के जो भी लागत होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती लागत, वो आप माइनस कर दोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है मेरा, सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है 120 है, ठीक है, 120 लाख, ओके। आईसी निकाल लिया। स्टेप 4 में आप मूल्य वृद्धि निकालते हो, जीवीएट एमपी निकालते हो, ओके। जीवीएट एमपी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हो आप आईसी, ओके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा कितना है, 200 है, माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, 20 का खर्चा 120 है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा मूल्य वृद्धि 80, ओके, 80 लाख। बस ये हमें निकालना था। निकालना क्या था, एनवीएट एफसी। तो स्टेप 5 हम करेंगे, एनवीएट एफसी कैसे निकलेगा हमारा एनवीएट एफसी, जीवीएट एमपी राइट साइड रखोगे, तो यहाँ से ग्रोथ से नेट जाऊंगा तो माइनस का डेप्रिसिएशन, एंड एमपी से एफसी जाऊंगा तो माइनस का आपका एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीवीएट एमपी मेरा 80 है, माइनस का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, यहाँ पे 15 है, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरा 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 80 में से 15 जाएगा, तो पहले 80 में से 20 घटा लो, 60 बचेगा, माइनस करना है 15 अब, ठीक है। तो यहाँ पे 15 माइनस करोगे 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 लाख। तो एनबीएट एफसी मेरा कितना आ गया भाई, 45, ओके। तो यही निकालना था मुझे, एंड निकाल लिया। ये आपका 3 नंबर में आया था, मतलब 3 नंबर में आता है ऐसा, वैल्यू एडेड मेथड से आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका सही रहेगा पूरा, ठीक है। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, ये भी सीबीएसई में आया था, कौन से ईयर में आया था पता नहीं, तो ये भी आपका देखो यहाँ पे भी आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनबीएट एफसी निकालना है आपको। दे क्या रखा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तो मेरा इनकम मेथड में यूज होता है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका ओएस होता है, जो कि इनकम मेथड में हम यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, ये क्या है मेरा, जो बिका नहीं है माल, वो आपका बचा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज है, तो ये चेंज इन स्टॉक होता है मेरा, ओके। ये अभी हम करेंगे, ठीक है। सेल्स मेरे को डायरेक्ट दे दिया इस बार, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करो, ये मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, आईसी हो गया ये मेरा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मेरा डेप्रिसिएशन होता है, ये तो आपको पता ही है, ओके। सब्सिडी दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, यहाँ से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालोगे, ओके। तो करते हैं, देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। स्टेप 1 में आप क्या करते हो, सेल्स निकालते हो। सेल्स आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना, यहाँ पे 10,625 करोड़, ठीक है। सेल्स आपको, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो सेल्स आपको डायरेक्ट दे रखा था 10,625 करोड़, मैंने लिख दिया, ठीक है। स्टेप 2 आप करोगे। स्टेप 2 में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हो, उत्पादन का जितना भी टोटल मूल्य होता है वो निकालते हो, ठीक है। कैसे, सेल्स करते हो आप प्लस, प्लस करते हो चेंज इन स्टॉक जो भी होता है, प्लस करते हो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स मेरा है कितना, 10,625, ठीक है, 10,625। चेंज इन स्टॉक मैंने बता ही दिया आपको, जो आपका बिका नहीं है माल, वो बचा हुआ है, इंक्रीज उसमें है, तो वो 600 है, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक, सोल्ड हो गया वो तो आपका सेल्स हो जाएगा, सोल्ड नहीं हुआ वो बचा हुआ है आपका 600, ठीक है। प्लस में प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया तो आप 0 मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना हो गया, 16,625 हो जाएगा ना, 16,625 करोड़ है तो करोड़ में लगा दोगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। स्टेप 3 में हम इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालते हैं, आईसी निकालते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती जो भी लागत होती है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, तो ये मेरा 2625 दे रखा है, ठीक है, 2,625 करोड़, ओके। स्टेप 4 में हम मूल्य वृद्धि निकालते हैं, जीवीएट एमपी निकालते हैं, ओके। जीवीए एट एमपी कैसे निकालते हैं, मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप माइनस कर दो आईसी, ओके। तो कितना दे रखा है मेरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाला है, 16,625 में से माइनस कर दोगे 2,625, ओके। तो 16 में से 2,000 माइनस करोगे तो आपका 14,000 बचेगा, और 625 माइनस करोगे तो आपका टोटल 14,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14,000 करोड़ आ गया मेरा। हमें निकालना क्या था, नेट निकालना था ना, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो स्टेप 5 हम करेंगे,
देखो आपको दिख रहा होगा नेशनल इनकम आपको क्वेश्चन में नहीं बोल रहा निकालने के लिए, आपको नेट वैल्यू एडिड ही बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेशनल इनकम कभी कभी बोल दिया तो आप क्या करोगे, एनबीएफसी में नफीफा प्लस कर दोगे, जो कि मैंने बताया स्टेप 6 में आप कर लोगे। बट आपको एनबीएफसी नेट वैल्यू एडिड ही बोलेगा निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। जीबीएट एमपी राइट साइड रखोगे, ग्रोथ से नेट जाऊंगा मैं, तो मैं माइनस का डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी जाऊंगा तो माइनस का एनआईटी, ओके। तो जीबीएट एमपी मेरा कितना है, 14,000 है, माइनस का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन होता है 500, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं दिया तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से आईटी में से माइनस कर दोगे सब्सिडी, ओके, सब्सिडी, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो यहाँ पे मेरा 500 माइनस करोगे तो 13,500 आ जाएगा, माइनस करना मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरा 1200, माइनस करना सब्सिडी कितना है मेरा 400, ओके। तो 13,500 माइनस में यहाँ पे 1200 में से 400 जाएगा तो 800 बचेगा, ठीक है। और 800 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 12,000, कितना आ जाएगा मेरा 700 ना करोड़, 12,700 करोड़ मेरा एनबीएफसी आ गया, ठीक है। टोटल एनबीएफसी मेरा आ गया 12,700 करोड़, ओके। कुछ नहीं करा हमने, वैल्यू रखते गए और यहाँ से मेरा आ गया, बस यही था हमारा, आसान था ना। तो आसान आसान भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है, सीबीएसई में ही आया ये भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, हालांकि अब तुम्हें आइडिया लगता गया होगा कैसे हमें करना है क्वेश्चन, ओके, इसके वैल्यू एडिड मेथड के। बाकी हो सकता है इससे थोड़ा हार्ड भी आ जाए, तो अभी हम चिंता मत लो, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। तो बने रहना बस मेरे साथ, 1 घंटे की वीडियो हो गई है वैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सीबीएसई में ही आया था। क्या बोल रहा है आपका, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, जो आपका डेटा है उससे आपको क्या करना है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, एनबीएफसी निकालना है आपको, ठीक है। तो दे क्या रखा है मेरे को, प्राइस पर यूनिट दे रखा है ना, ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी आपका आउटपुट का प्राइस पर यूनिट दे दिया, और आपको आउटपुट सोल्ड दे दिया, तो इससे तो आप सेल्स निकाल लोगे, ये तो आपको बता ही रखा हूँ मैंने। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है मेरा, मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मेरा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। शॉर्ट में आप लिखते रहा करो। चेंज इन स्टॉक मेरे को दे रखा है, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर जो भी यूज करता है तो वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, ठीक है। सिंगल यूज के लिए प्रोड्यूसर यूज करता है तो ये आपका खर्चा होता है, तो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, आपको ये भी डायरेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एनबीएफसी निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। पहले आप स्टेप 1 क्या करते हो, सेल्स निकालते हो, ठीक है। तो सेल्स निकालते हो, सेल्स के लिए आपको देखो आउटपुट सोल्ड दे रखा है, आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई करते हो क्या, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट सोल्ड कितना है मेरा, यहाँ पे देखो आउटपुट सोल्ड 1250 यूनिट है, तो 1250 हो गया, ओके। मल्टीप्लाई में कितने प्राइस पे बिका इसका 20, तो 20 रख दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसका तो कितना आ जाएगा मेरा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 250, ठीक है, 25,000 आ जाएगा, ठीक है। करोड़ में है तो करोड़ लगा दोगे। 25,000 कैसे आएगा, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करा 250 आ गया मेरा, और 2 जीरो था, 2 जीरो और लगा दिया, ठीक है। तो सेल्स निकाल लिया। स्टेप 2 में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। कैसे निकालोगे, सेल्स ऐड करते हो, प्लस में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हो, प्लस में कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन करा है तो वो भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो सेल्स मेरा कितना आया 25,000, प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना मेरे को दे रखा है, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक मेरे को दे रखा है -500, ठीक है। तो माइनस का 500 ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस का प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन दिया है मेरे को, नहीं दिया होगा तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 में से 500 माइनस करना है मेरे को, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 500 माइनस करोगे तो आपका 24,500 आ जाएगा, ठीक है, करोड़। आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। स्टेप 3 में आप इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालते हो, जो भी मध्यवर्ती लागत होता है उसको निकालोगे, एंड फिर माइनस कर दोगे तो मूल्य वृद्धि निकल आएगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स मेरा इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, तो ये आपका क्या है, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। जो जो दिए होंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट में सबको ऐड कर दोगे, सिंगल यूज, और जो नहीं दिया हटा दोगे उसको, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। कितना है मेरा ये 6,000 है, तो 6,000 लिख दोगे। तो आईसीबी आ गया मेरा 6,000 करोड़, ठीक है। स्टेप 4 में आप मूल्य वृद्धि निकालोगे, जीवीएट एमपी निकालोगे, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस,
ठीक है, कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दोगे। अब तो आपको पता चल गया, अब तो रट्टा हो गया होगा सारे स्टेप। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है मेरा 24,500, माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कॉस्ट 6,000, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 18,500। ओके, करोड़। तो ये जीवीएट एमपी निकाल लिया, मेरे को चाहिए था नेट। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं स्टेप 5 में तुमको नेशनल इनकम बोला एक भी बार निकालने के लिए नहीं ना, तो क्योंकि आपको यहाँ से नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट ही निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, जीवीएट एमपी रखूंगा राइट साइड, यहाँ से मैं ग्रोथ से नेट जाऊंगा तो माइनस का डेप्रिसिएशन, एंड एमपी से एफसी जाऊंगा, बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ माइनस का, एंड यूज करते हैं मैं 90। ठीक है, तो जीवीएट एमपी मेरा 18,500, माइनस का डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मेरा डेप्रिसिएशन होता है 1000, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा कितना है, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी माइनस करते हो। ओके, तो यहाँ पे 1000 माइनस होगा तो 17,500, माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी मैंने बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका कितना दे रखा, 5,000। सब्सिडी नहीं दिया ना आपका, यहाँ पे सब्सिडी नहीं दे रखा तो आप जीरो ले लोगे। ओके, तो 17,500 में से 5,000 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12,500। ओके, 12,500 करोड़ आ गया मेरा एनबीएट एफसी, यही निकालना था मुझे। तो देखा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एंड एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा हार्ड है, सीबीएसई नहीं पूछा है, लेकिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उससे फिर हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप कर लोगे। ठीक है, तो करते हुए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, ये भी आपका सीबीएसई में आया था। ठीक है, ये सीबीएसई में आया था आपका, कौन से ईयर में आया था ये नहीं पता, एंड इसको मैंने लिख दिया पीएम में। पीएम में मतलब क्या है भाई, पेपर में आएगा। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इसलिए लिखवा पेपर में आएगा क्योंकि भाई आप तैयारी करके चलो हार्ड लेवल तक की। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कर सको। इजी लेवल का आएगा तो आप कर ही लोगे, ठीक है, हार्ड लेवल का है तो भी आप कर सको। ओके, वैल्यू एडिंग मेथड से भाई हार्ड लेवल का बन सकता है, इसलिए तो इतने ही हद तक जा सकता है सीबीएसई, इसलिए। तो यहाँ पे बोल के रहा है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल होता है आपका काल्पनिक, मतलब हम मान लेते हैं भाई कोई आपका इकोनॉमी है जिसमें आपका क्या है, एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फर्म्स, जिसमें मान रहे कि भाई हमारा 2 ही फर्म्स है एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 फर्म है विद इक्वल वैल्यू ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिड। ठीक है, जीवीए आपको इक्वल दे दिया, जीवीए मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड, मतलब वही आपका मूल्य वृद्धि आपको इक्वल दे दिया। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिड बोल दे आपको, तो जीवीए एट एमपी आपको दोनों का इक्वल दे रखा है, मतलब दोनों फर्म का आपका ग्रोस वैल्यू एडिड जो है इक्वल आएगा। ठीक है, एक्स का भी वाई का भी। ठीक है, बाकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल। अब डोमेस्टिक सेल कहा था हमने, कहा पढ़ा था, डोमेस्टिक सेल्स हमने पढ़ा था ना, सेल्स इक्वल में आपका डोमेस्टिक सेल्स होता है, डोमेस्टिक सेल्स होता है प्लस में एक्सपोर्ट होता है ना। यहाँ पे आता है ना डोमेस्टिक, घरेलू देश के अंदर जितना भी सेल्स हुआ प्लस में हम विदेश में जो भी सेल्स करते हैं, दोनों को जोड़ के हमारा टोटल सेल निकलता है। तो यहाँ से आप डोमेस्टिक सेल्स निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स निकालना है दोनों। ठीक है, ऑफ बोथ दी फर्म एक्स एंड वाई का, दोनों का हमें डोमेस्टिक सेल्स निकालना है। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म वाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म वाई का दे रखा है। फर्म एक्स का अलग लेके चलेंगे, फर्म एक्स का अलग सोल्व करेंगे और फर्म वाई का अलग करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म वाई का दे दिया हमें, है ना। परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई, बोल क्या रहा है, परचेज बाय फर्म एक्स, मतलब फर्म एक्स द्वारा खरीदा गया है क्या, किससे, फर्म वाई से। तो यहाँ पे परचेज करा है फर्म एक्स के एक्स ने, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फर्म एक्स के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा। और फर्म वाई ने क्या करा है, कहीं ना कहीं बेचा है माल फर्म एक्स को, तो इसके लिए सेल्स हो जाएगा ये, है ना। तो ये सेल्स हो जाएगा, अभी बाद में बात करते हैं, पहले समझो क्वेश्चन को। एक्सपोर्ट बाय फर्म एक्स, फर्म का एक्सपोर्ट दे दिया, हमें पता है यहाँ पे हमने करा था सेल्स में, यहाँ पे देखो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट भी होता है, तो एक्सपोर्ट दे दिया आपको फर्म एक्स का। दोनों का अलग अलग करेंगे अभी। देखो फर्म एक्स, यहाँ पे देखो अगला परचेज बाय फर्म वाई। अब फर्म वाई ने परचेज करा है किससे, फ्रॉम दी फर्म एक्स, फ्रॉम फर्म एक्स से करा है। तो यहाँ पे फर्म वाई ने परचेज करा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा। किससे करा है, फर्म एक्स से। तो फर्म एक्स के लिए क्या हो जाएगा, फर्म एक्स ने बेचा है माल, तो इसके लिए सेल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे फर्म वाई ने बेचा है, तो फर्म वाई के लिए क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ो, यहाँ पे देखो एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म एक्स। फर्म एक्स का एडिशन टू स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक मैंने बता रखा हूँ, चेंज इन स्टॉक होता है आपका
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडिशन टू स्टॉक आपका चेंज इन स्टॉक होता है। ओके, तो चेंज इन स्टॉक आपको एक्स फर्म का दे रखा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिया आपको, बस यहाँ पे अब करना क्या है, हमें एक चीज पता है, पहली बात तो हमें कि आपका जीवीएट एमपी जो है दोनों का सेम दे रखा है। तो किसी एक का अगर जीवीएट एमपी मैं निकाल लेता हूँ, ग्रोस वैल्यू एडिड निकाल लेता हूँ, तो दूसरे फर्म का भी सेम हो जाएगा, है ना। तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे फर्म एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं फर्म वाई लिख रहा हूँ, फर्म वाई। इधर मैं फर्म वाई का करूंगा, इधर मैं फर्म एक्स का करूंगा। ठीक है, तो देखो मुझे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म वाई का दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे को फर्म वाई का मिल गया। ठीक है, कितना है मेरा फाइल वैल्यू ऑफ आउटपुट 700, तो 700 मेरे को फर्म वाई का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। ओके, उसके बाद क्या है मेरा परचेज बाय फर्म एक्स, फर्म एक्स ने परचेज करा तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया मेरा, फर्म एक्स का कितना होगा इंटरमीडिएट कॉस्ट, कितना का है 200 का खरीदा, तो ये मेरा इसके लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो फर्म वाई ने बेचा है, ठीक है, किसने, फर्म वाई ने फर्म एक्स को बेचा है, तो ये इसके लिए सेल्स हो जाएगा, तो सेल्स हो गया भाई फर्म वाई के लिए आपका कितना 200 ही। ठीक है, डेटा बस आपको लिखना है अभी, एक्सपोर्ट बाय फार्मैक्स, इसके लिए एक्सपोर्ट आपका फार्मैक्स का दे रखा है, तो फार्मैक्स का एक्सपोर्ट हो गया भाई कितना, आपका दे रखा है एक्सपोर्ट 100। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के चलना है, प्रैक्टिकली सोल्व करोगे तो आपको रट्टा नहीं मारोगे। देखो स्टेप बाय, अगर स्टेप वाला क्वेश्चन आता है तब तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, लेकिन कुछ इस तरह का आ जाए, आपको फार्म दे दे भाई, बोले भाई 2 ही फार्म है, उसका आप सेल्स निकालो, उसका आप डोमेस्टिक सेल्स निकालो, उसका कुछ भी निकालो, वैल्यू एडेड निकालो, तो आपको थोड़ा इसी तरह से चलना है। ठीक है, समझ समझ के क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पता है आपको वैल्यू एडिड आप निकालते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करके ही निकालते हो, लेकिन कैसे करोगे अभी इसको पहले लिखो, तो डेटा तो लिखो, उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख लिया हमने, परचेज बाय फर्म बाय, परचेज करा फर्म बाय ने, इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दे रखा है भाई 150, और यहाँ पे क्योंकि फर्म एक्स ने बेचा है फर्म बाय को, तो इसके लिए सेल्स हो जाएगा, सेल्स कितना है भाई 150। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एडिशन टू स्टॉक चेंज इन स्टॉक मेरे को दे दिया फर्म एक्स का, फर्म एक्स का मेरे को चेंज इन स्टॉक दे रखा है कितना 50। ओके, अब मुझे पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट करके मेरा क्या आता है, मूल्य वृद्धि आता है, जीवीएट एमपी आता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तो जीवीएट एमपी निकाल ले रहा हूँ। कैसे निकलेगा फर्म वाई का, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हो इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है फर्म वाई का आपका 700, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है इसका 150, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 550 आ जाएगा ना, 550, करोड़ में वैल्यू है तो करोड़ लगा दोगे। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडिड जीवीएट एमपी मेरा आ गया 550, मूल्य वृद्धि कितना आ गया मेरा 550, इसको मूल्य वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा आ गया कितना 550, तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा था कि इक्वल वैल्यूज ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिड, मतलब जीवीए एमपी हमारा क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर मेरा जीवीएट एमपी वाई का अगर मेरा 550 आया, तो 550 इसका भी होगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जीवीएट एमपी इसका भी कितना आ जाएगा 550। ओके, ये तो समझ आया ना कॉन्सेप्ट दोनों का, क्योंकि वैल्यू एडिड जो है आपका मूल्य वृद्धि वो सेम था, ये इसका आगे ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस हमारा 500। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो आप देखोगे, यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ ना, कैसे, जीवीएट एमपी का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो यहाँ पे फार्मैक्स का है, इसलिए सारी चीजें फार्मैक्स की चलेगी इधर। ठीक है, आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते, तो ये हमने निकाल लिया जीवीएट एमपी 550, इक्वल में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है फार्मैक्स का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है इसका 200। ओके, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा मेरा 550 में प्लस हो जाएगा 200। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा फार्मैक्स का कितना 750 आ जाएगा ना, 750 मेरा भाई 750 करोड़ वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका आ गया। मुझे चाहिए डोमेस्टिक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे सेल्स में रखा है, अगर मैं सेल्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, क्या होता है, सेल्स इक्वल में आपका होता है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेल्स कितना दे रखा है भाई 200,
इक्वल में डोमेस्टिक सेल्स मेरा नहीं है, तो डोमेस्टिक सेल्स तो निकालना ही है आपको। डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट, देखो आपका फर्म वाई का नहीं है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना करा ये नहीं है, तो मान के चलो इसने एक्सपोर्ट नहीं करा तो इसका जीरो हो गया। तो डोमेस्टिक सेल्स तो मेरा डायरेक्ट आ गया 200, फर्म वाई का आ गया भाई 200, डोमेस्टिक सेल्स आ गया फर्म वाई का कितना 200 करोड़। ओके, फर्म एक्स का निकालना है हमको डोमेस्टिक सेल्स, तो यहाँ पे देखो सेल्स इसका कितना है 150, लेकिन यहाँ पे अगर ढंग से देखोगे तो आपका यहाँ पे जो सेल है ये क्या, ये पूरा सेल्स है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे आप यहाँ पे क्योंकि इसका कुछ माल स्टॉक है भी, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल में होता है आपका सेल्स, ठीक है, प्लस करते हो इसमें चेंज इन स्टॉक, प्लस करते हो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। तो फार्म एक्स ने जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करा होगा वो भी हम इसमें ऐड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका निकाला 750 आया था, इक्वल में सेल्स इसका कितना है, यहाँ पे देखो सेल्स है 150, ठीक है, क्या 150 ही आएगा, टोटल सेल्स हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं अभी। ओके, प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना है मेरा यहाँ पे 50 है ना, 50 से 50 रख देता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है तो दिया नहीं है तो जीरो, ठीक है। तो ये 50 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 750 में से 50 माइनस होगा इक्वल सेल्स, तो यहाँ पे इसका टोटल सेल्स आ जाएगा भाई, फर्म एक्स का टोटल सेल्स आ जाएगा 750 में से 50 जाएगा, ये 750 था ना, 750 में से 50 जाएगा तो आपका 700 आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेल्स कितना हुआ इसका 700, ठीक है। कैसे निकाला आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से चेंज इन स्टॉक माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपका टोटल सेल्स निकला। यहाँ पे अगर मैं ऐसे नहीं करता तो सेल्स इसका 150 ही माना जाता, लेकिन हो सकता है भाई इसने और भी सेल्स कराओ, उस इसलिए हमने पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। टोटल जितना भी उत्पादन हुआ उसमें से चेंज इन स्टॉक आपने हटा दिया तो वो हमारा सेल्स बचता है, तो हमने चेंज इन स्टॉक जो ही माल बचा है अगर उसे हमने हटा दिया तो हमने जो आपका होगा वो कहीं ना कहीं बेचा ही है माल, तो हमने सेल्स निकाल लिया, कितना है हमारा 700 आया फार्मैक्स का। ओके, अब मैंने इसका देखो सेल्स निकाल लिया, ठीक है, 700 आया, और आपको एक्सपोर्ट दे रखा तो यहीं पे लगा दोगे फॉर्मूला कौन सा, सेल्स हमारा क्या होता है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स कहीं ना कहीं घरेलू सीमा के अंदर जो भी सेल्स कराओ प्लस में एक्सपोर्ट जो भी विदेश में सेल कराओ, तो सेल्स मेरा 700 है, इक्वल में डोमेस्टिक सेल्स मेरे को निकालना है, तो मैं इसके डीएस लिख दे रहा हूँ बस शॉर्ट में, प्लस में एक्सपोर्ट मेरे को दे रखा है इसका कितना 100, ठीक है 100। तो यहाँ से देखो डोमेस्टिक सेल्स कितना आ जाएगा, 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फार्मैक्स का कितना आ जाएगा डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स आपका फार्मैक्स का आ जाएगा, ठीक है 700 में से आपका ये 100 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 100 माइनस कर दो तो आपका 600 आ जाएगा डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। डीएस लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आपका 600 आ गया, 600 करोड़। ये किसका है फार्मैक्स का, हम क्योंकि इधर फार्मैक्स का लेके चल रहे थे और इधर फार्म वाई का कर रहे थे सारा कुछ, इसलिए मैंने बार बार फार्मैक्स फार्म वाई नहीं लिखा, ठीक है। ओके, तो ये था भाई आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे बोला है क्या, क्वेश्चन ने बोला था एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल्स बोथ द फर्म्स का सेल्स हमने निकाल लिया, इसका एक्स का हमारा आया क्या सेल्स आया, डोमेस्टिक सेल्स आपका 600 आया, और इसका हमारा डोमेस्टिक सेल्स वाई का आया 200, ठीक है। अगर मैं टोटल सेल्स निकालना चाहूँ, टोटल डोमेस्टिक सेल्स, टोटल डोमेस्टिक सेल्स कितना, मतलब देश के अंदर दोनों ने सेल करा है, ठीक है, वो हमें निकालना है, तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म एक्स एंड वाई, ठीक है, फर्म एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे डोमेस्टिक सेल्स, तो डोमेस्टिक सेल्स इसका 200 था, फर्म एक्स का पहले लिख लो 200, सॉरी 600, ठीक है, फर्म एक्स का 600 और फर्म वाई का कितना है यहाँ पे 200, ठीक है, प्लस कर दोगे 200, तो आपका 800 करोड़ जो है ये टोटल मेरा डोमेस्टिक सेल्स आ गया फर्म एक्स एंड फर्म वाई का, ठीक है, क्योंकि दो ही इसने बोला था इकोनॉमी में, ये जो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है उसमें बस दो ही फर्म्स है, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स एक्स एंड वाई द्वारा 800 हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, थोड़ा समझने वाला था इसलिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आया होगा, थोड़ा हार्ड था, ऐसा नहीं है कि दोबारा देखना पीछे वीडियो करके इसको दोबारा समझ लो, ठीक है, इसलिए। एंड यहीं पे हमारा वैल्यू एडिट खत्म होता है, हमने तीनों मेथड कंप्लीट सॉल्व करे एंड कंप्लीट सीखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसका टॉपिक है इसके स्टेप क्या होते हैं, तीनों मेथड के कैसे स्टेप होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो सारे स्टेप को समझेंगे। अब थोड़ा थ्योरी है, ठीक है,
उसके बाद इनकी तीनों मेथड की क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से पहले, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम तीनों मेथड की जो जो सावधानियां उसको समझना है, ओके। एंड लास्ट हमारा टॉपिक बचता है उसमें फिर एक बाह्यताई वाला टॉपिक है, एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है उसको समझना है। और फिर एक हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर, इसको समझना है, ठीक है। तो फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये पूरा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।